अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एंट्रेंस पेपर का डिस्कशन, जिसमें हमने स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज पर्टिकुलरली स्टार्ट किया था और हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का पेपर जो 2022 का है उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोरिसोर्स का पेपर जो 2022 का है। ऑब्वियसली इसमें 60 क्वेश्चंस है और टोटल जो अलाउड टाइम है वो 70 मिनट्स का है और ये बुकलेट सीरीज़ भी है, वो है ए सीरीज़ का। अब इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला कि वो हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है उसमें हमने अच्छे से बोला है क्या इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स की। यस, आई कैन स्क्रॉल डाउन स्लोली एंड यू कैन जस्ट पॉज एंड रिज्यूम द वीडियो, ताकि आप इनको अगर पढ़ना चाहते हो तो आप आसानी से इनको आराम से पढ़ सकते हैं। टोटल 14 है, सो विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फर्स्ट। So the question first in bioresource we have is, for producing 100 pollen grains, how many microspore mother cells are required? यानी जो हमारा माइक्रोस्पोर एंजिया होता है, प्लांट्स की बात चल रही है, यानी पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो हमारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, यानी मदर सेल होती है, पर्टिकुलरली जो मदर सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल जिससे हमारा पोलन ग्रेन बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोसिस डिवीजन में जब चला जाता है तो मियोसिस डिवीजन के दो पार्ट होते हैं। मियोसिस वन में जब इसको डिवीजन होता है तो वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें जो है हमारे 2 सेल्स बनी। फिर मियोसिस सेकंड आता है और मियोसिस सेकंड में इन डॉटर सेल्स को और 2 सेल्स बन जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 डॉटर सेल्स जो है बन जाते हैं। तो ये 4 बन गई और कितने सेल से? 1 सेल से, और इनको हम कहते हैं 4 पोलन्स। ओके, अब 1 से हमारा 4 बन गए। हमें पूछा गया 100 पोलन ग्रेन्स जो है बनाने हैं, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रिक्वायर्ड है। तो हम खुद से देखेंगे तो 100 बनाने हैं, 100 बनाने हैं तो कितने होने चाहिए? तो वो होने चाहिए 25। तो 25 हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होनी चाहिए ताकि 100 पोलन ग्रेन्स बन सकेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 we have the process of double fertilization refers to the formation of zygote and endosperm by fusion of, यानी डबल फर्टिलाइजेशन जब प्लांट्स में होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें फ्यूजन किस किस के बीच में होता है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स ड्रॉ, हम देखते हैं जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल सेल के अंदर जो है हमारा कुछ चीज़ें होती है, ओव्यूल के अंदर जो कुछ चीज़ें होती है वो हम देखते हैं क्विकली। यहाँ पे 3 सेल जो है इस साइड में होंगी, 3 साइड जो है नीचे वाली साइड में होंगी। ये सेल जो है ये हमारे एंटीपोडल्स है और ये जो ये सेल्स होते हैं, ये 3 सेल्स होते हैं और ये 3 सेल्स होते हैं। ये हमारे ओव्यूल की बात चल रही है, ओव्यूल की बात चल रही है। अब इसके बीच में जो सेल है हमारी वो है हमारी एग सेल, और ये जो 2 सेल्स होते हैं, ये 2 सेल्स हमारे सिनर्जेट्स है। अब बीच में जो चीज़ है हमारे वो है हमारे एक सेंट्रल सेल जिसके 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियर या पोलर, इसको हम पोलर न्यूक्लियर कहते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हुई जिसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का, एंडोस्पर्म का। ये कैसे हो गया? बेसिकली 2 जगहों पे हमारी फर्टिलाइजेशन हुई, तब इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि एग के साथ जो है एक स्पर्म आया और वो एग के साथ उसने फ्यूज़ किया। एग के साथ फ्यूज़ करने से वहाँ पे जाइगोट बन जाता है, वहाँ पे जाइगोट बना। और दूसरा स्पर्म आया, वो ओव्यूल के अंदर गया और उसने जो है पोलर न्यूक्लियर के साथ जब फ्यूज़ किया तो हमारा एंडोस्पर्म बन जाता है, वहाँ पे एंडोस्पर्म ऐसे बन जाता है। इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे 1 मेल गैमीट एंड विद एग एंड अदर विद पोलर न्यूक्लियर, ये हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। एक मेल गैमीट ने एग के साथ फ्यूज़ किया, दूसरे ने जो है 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ किया।
तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का डी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 वी हैव इज विच ऑफ द टर्म अप्लाइज टू द डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट के लिए कौन सी टर्म आप यूज़ करोगे, ऑफ यंग विद इन द फीमेल, यानी एक बच्चा जो है फीमेल के अंदर ग्रो कर रहा है, वेर इट रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो एक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द मदर एंड द बेबी, यानी एक बच्चा फीमेल की बॉडी के अंदर जैसे हम में होता है, एक बेबी माँ के अंदर जो है वो ग्रो कर रहा होता है, प्लेसेंटा बीच में होता है, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे वो कनेक्टेड होता है और वो सीधे ब्लड से वो नरिशमेंट ले रहा होता है। इस वाली डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? ओविपैरिटी के बारे में हम याद रखेंगे कि यानी ये एग ले करते फिर वहाँ पे वो हैचिंग होती है, बेबी बनता है, बच्चा बनता है। तो ये ओविपैरिटी किन में हम देखेंगे, बर्ड्स में देखेंगे। ऐसे ओवो विवी अगर होगा, यहाँ पे टर्म ही गलत लिखिए, ओवो वी नहीं है कुछ, तो विविपैरिटी वो कंडीशन होती है जहाँ पे बेबी जो है मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, प्लेसेंटा होगा और वो ब्लड से नरिशमेंट रिसीव करेगा। तो ये है वो कंडीशन जिसका पूछ रहे हैं। और ये जो है ये वाली टर्म भी गलत है, ओवो विवी होता है, ये दूसरी एक कंडीशन है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जो बच्चा होगा वो एग के अंदर ही माँ के पेट में ही जो है ग्रो करेगा और कंप्लीट ग्रो करने के बाद वहीं पे हैच हो जाएगा और फिर उसकी बर्थ हो जाएगी, जैसे स्नेक्स में होता है। क्वेश्चन 4 पे जाएंगे। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, यानी जो फर्टिलाइजेशन एग की होती है ह्यूमन फीमेल, ह्यूमंस में फीमेल के अंदर वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पे हो जाता है ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्पर्म लाइसिन, यानी स्पर्म कुछ एंजाइम्स, कुछ चीज़ें, केमिकल्स रिलीज करता है जो लाइस करते हैं। कुछ क्या लाइस करते हैं, जो एग के अराउंड जो है मेम्ब्रेन होता है, जूना, पेलिसोडा, कोरोना, रेडिएटा, वो मेम्ब्रेन उनको पेनिट्रेट करता है, उनको तोड़ता है ताकि वो पेनिट्रेट होके अपने न्यूक्लियस को एग के अंदर डाल दे। तो उस दिस एंजाइमेटिक सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन है, उस एंजाइमेटिक सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हाइलुरोनिडेस, एंड्रोगैमोन, साइनोगैमोन, हाइलुरोनिक एसिड। तो उसको हम कहते हैं हाइलुरोनिडेस। पार्ट ए जो है इसका आंसर है। Question 5 we have is labeling a specimen is an important practice in research, यानी एक स्पेसिमन को हमने कहीं से कुछ कलेक्शन की, एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है रिसर्च के अंदर। इसको लेबल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतनी कलेक्शन हो जाती है फिर हम भूल जाते हैं क्या लिया था, कहाँ से लिया था, किसने लिया था, डेट क्या था, वो सब चीज़ें, ठीक। And which amongst the below mentioned informations is not carried on the label of a herbarium sheet? herbarium क्या होता है? हर्बेरियम शीट की बात चल रही है यहाँ पे, यानी हमने कहीं से प्लांट को कलेक्ट किया, कहीं से जहाँ से भी कलेक्ट किया उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, वो सब किसने कलेक्ट किया, डेट क्या था, वो सब हम उस पे लिखते। यहाँ पे पूछा जा रहा है उस पे क्या नहीं लिखते, उस लेबल पे, जो लेबल हम बनाते हैं उस लेबल पे क्या नहीं लिखते। कलेक्शन डेट तो लिखते हैं, प्लांट हाइट के बारे में ये है वो चीज़ जिसको हम नहीं लिखते, इट्स नॉट नेसेसरी। लोकल नेम भी लिखते हैं, कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम भी लिखते। हमें पूछा गया था क्या नहीं लिखेंगे, तो प्लांट हाइट की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, बायोजियोग्राफिक रीजन प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये एक रीजन होता है बायोलॉजी के हिसाब से और जियोग्राफी के हिसाब से एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इनको साइंटिस्ट्स को, किस लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे, कौन से टाइप के, कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एंड इकोसिस्टम, कौन से टाइप का इकोसिस्टम इस रीजन में, इस एरिया में पाया जाता है। एंड इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मनी बायोजियोग्राफिक जोन्स, इस हिसाब से इंडिया कितने बायोजियोग्राफिक रीजन्स में या जोन्स में डिवाइड किया गया। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया। क्वेश्चन 7 वी हैव इज द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस अ रेड लिस्ट by compiling this information from a network of conservation organizations to rate the most endangered species, यानी जो खतरे में होंगे, जो जानवर खतरे में हैं, जिनकी जो एक्सटिंक्शन के करीब है, उन जानवरों को बचाने के लिए, उनका काउंट रखने के लिए उनका एक लिस्ट बनाया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेड लिस्ट बनाया था? तो IUCN, WWF, UNEP, UCMC, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है? तो ये काम किया था IUCN ने। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। WWF का
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूनेप का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WCMC का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो हमारा IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने रेड लिस्ट को दिया था। ओके, क्वेश्चन 8 वी हैव इज द कंजर्वेशन मेथड्स आर अडॉप्टेड टू लिमिट द एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कंजर्वेशन जो मेथड है, यानी कंजर्व करना, बचाना, ये अडॉप्ट किया जाता है किस लिए? ताकि एक्सटिंक्शन से, एक बायोडाइवर्सिटी को एक्सटिंक्शन से हम बचाएं। एंड विच वन ऑफ दीज मेथड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ X2 कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा मेथड है वो X2 कंजर्वेशन है? अब INS2 और X2 में क्या फ़र्क है ये हम समझेंगे। पहली बात, जो हमारे पास कंजर्वेशन के दो मेथड्स होते हैं, इसको एक को हम कहते हैं INS2, दूसरे को हम कहते हैं X2। INS2 क्या होता है? जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी बायोडाइवर्सिटी को अपनी ही नेचुरल एनवायरनमेंट में रखेंगे और वहीं पे कुछ वायरिंग करेंगे, दीवार बनाएंगे और प्रोटेक्शन देंगे, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रखेंगे, इसको हम INS2 कंजर्वेशन कहते हैं। X2 कंजर्वेशन क्या कहते हैं? उनको हम बाहर निकालेंगे, कहीं पे आर्टिफिशियल एरिया में रखेंगे, वहाँ पे आर्टिफिशियल फूड देंगे, यहीं से सप्लीमेंट देंगे, यानी सब कुछ आर्टिफिशियल टाइप का, नेचुरल नहीं है। तो ये मैन मेड टाइप का होता है, इसको हम X2 कहते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेचुरल होता है, सैक्रेड ग्रूव जो है ये नेचुरल होता है, नेशनल पार्क जो है नेचुरल होता है। दीज ऑल आर INS2। X2 क्या है? X2 सीड बैंक है। X2 क्या है? X2 हमारा सीड बैंक है, यानी जिसमें सीड्स को लिया जाता है, जिसे जीन्स को भी प्रिजर्व किया जाएगा और एक स्पीशी को भी प्रिजर्व किया जाएगा ताकि एक्सटिंक्शन से बच सके। क्वेश्चन 9 वी हैव इज सिंगल सेल प्रोटीन इज अ ड्राइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर्ड। यानी सिंगल सेल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ आजकल जो है हम फुलफिल द प्रोटीन डेफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जैसे माल नरिश्ड एनवायरनमेंट, यानी प्रोटीन हर एक एफर्ट नहीं कर पाता है, तो ये प्रोटीन को आम बनाना, यानी ताकि हर एक को सप्लाई किया जा सके, इसके लिए कुछ जो है टेक्निक्स यूज़ की गई, जिसमें क्या हम कल्चर करेंगे किन को? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो हमें एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन देंगे। वो कार्बन और नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे और हमें जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देंगे, जो कि एक सप्लीमेंट की तरह ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए, ताकि हम जो है जैसे ब्रीडिंग फिश करेंगे या एनिमल हस्बेंड्री बनाएंगे, पोल्ट्री बनाएंगे, कैटल फार्मिंग करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए हम वो प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा माइक्रोब हम यूज़ कर सकते हैं? एल्गे भी यूज़ कर सकते हैं, यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं, फंगस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका डी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 वी हैव इज यीस्ट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स विच टर्न शुगर इनटू ब्रेड डो इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द राइज इन ब्रेड इज ड्यू टू। वहाँ पे जो ब्रेड फूलता है, जो उसमें डो बनता है, वो किस वजह से बनता है? ऑक्सीजन की वजह से, इथेनॉल की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नन ऑफ दिस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के एवोल्यूशन, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, उसी की वजह से वो जो है वो डो बनता है। क्वेश्चन 11 वी हैव इज पेनिसिलिन द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस व्हिच वर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय। यानी जो पेनिसिलिन है, इसको पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसको डिस्कवर किया गया था और डिस्कवर भी किया था एक्सीडेंटली। बेसिकली हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे, वो स्टाफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, तो वो उनने पेट्री डिश में उनको ग्रो किया था। बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, जो पेट्री डिश है वहाँ पे एक बैक्टीरियल जो है ग्रो कर रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो कुछ हफ्तों के लिए वो साइंटिस्ट जो है कहीं पे चले गए, तो वहाँ पे इनॉकुलेशन हो गई जो है फंगस की या मोल्ड की हम कहेंगे, तो वो ग्रो होने लगी। और जिस एरिया में वो ग्रो हो रही थी, उसके अराउंड जो है ने देखा कि उसके अराउंड एक स्पेस थी, जिस स्पेस में देयर वाज नो बैक्टीरियल ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो उसने फाइंड आउट किया, ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी, उस एरिया को बैक्टीरिया पार नहीं कर पाते, तो ये डिस्कवरी थी जिसे जो है एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ एक चीज़ पैदा की गई जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये किसने डिस्कवर की थी? दिस वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके,
क्वेश्चन 12 वी हैव इज कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये तो हम सबको पता होगा, कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 वायरस एंड द 19 इन इट रेफर्स टू एज, ये तो सबको पता होगा। कोविड-19 जो है इसको कोविड-19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डिजीज़ को और ये वायरस को जो है इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2019 में, 2019 में। तो इसका डी पार्ट आंसर है द कोरोना वायरस एंड द डिजीज इट कॉजेज वर आइडेंटिफाइड इन 2019। ओके, क्वेश्चन 13 द क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ग्रेन टाइप पॉपकॉर्न इज, पॉपकॉर्न जो मेज़ का एक टाइप होता है, तो ये जो है बेसिकली इसका साइंटिफिक टर्म, इस मेज़ का साइंटिफिक टर्म क्या है, वो जिया मेज़ एवर्टा है। ये एक सिंपल जो है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी, तो एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही लिख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए डायरेक्टली। तो जिया मेज़ एवर्टा इसको हम कहते हैं। Agriculture originated in a few small hubs around the world but probably first in, यानी जो एग्रीकल्चर है ये कुछ चंक्स में कुछ जगहों पे जो है डेवलप हो गया, ओरिजिनेट हो गया। अब दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम किस जगह पे इसको जो है एग्रीकल्चर को इसका ओरिजिन माना जाता है, चाइना से, इथोपिया से, फर्टाइल क्रीसेंट से, फार ईस्ट एशिया से। बेसिकली इसको माना जाता है फर्टाइल क्रीसेंट से। फर्टाइल क्रीसेंट जो है ये मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। और ये जो जगह थी दिस वाज वेरी एक्सेसिबल टू वाटर एंड ये यहाँ पे जो ज़मीन थी वो बहुत रिच थी और पहली जो सिविलाइजेशन है वो यहीं से मानी जाती है, फर्टाइल क्रीसेंट से। क्वेश्चन 15 वी हैव इज जूट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर दैट कैन बी spared into coarse strong thread is obtained from the cultivated Corchorus species is a primary xylem, primary phloem, secondary xylem, secondary phloem, that is a secondary phloem. The botanical name of the perennial medicinal plant locally called the kahzaban is a, यानी जो कहज़बान यहाँ कश्मीर में हम उसको कहज़बान कहते हैं, ये एक पेरेनियल प्लांट है। एक बॉटनिकल नाम इसका क्या है हमें पूछा जा रहा है, क्या इसका नाम है एकोनिटम हेटोफाइलम, आर्निबिया बेंथामी, टाराक्सकम ऑप्शनली, पोडोफाइलम हेक्सांड्रम। इसका नाम जो है साइंटिफिक नाम है आर्निबिया बेंथामी है। Which amongst these techniques was used for creating dolly, the first clone sheep, यानी जो sheep dolly इसको बनाया गया था कमनर DNA टेक्नोलॉजी की मदद से, वहाँ पे किस टेक्निक को यूज़ किया जाता था, सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र, इसको हम इस टेक्निक को यूज़ किया गया था। क्वेश्चन 18 वी हैव इज लैक्टोज फाउंड इन मिल्क इज़ अ डाइसेक्राइड कंपोजर। लैक्टोज जो है एक डाइसेक्राइड है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये शुगर जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है और ये एक डाइसेक्राइड, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको पूछा जा रहा है ये डाइसेक्राइड अगर है तो किन दो मोनोसेक्राइड से बना है, माल्टोस और ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सुक्रोज, ये बना होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पार्ट बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 19 द एक्ट मेटिंग इन शीप इज कॉल्ड एज, जो मेटिंग की प्रोसेस शीप में होती है तो इसको साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, इसको इट्स कॉल्ड द ट्यूपिंग। Question 20 milk is a nutrient rich liquid which is primary source of nutrition to our young ones because it is an excellent source of vitamin A, phosphorus, calcium, all of these, it's nutrient rich, so all of these. Question 21 water has an excellent ability to absorb heat without changing its own temperature, यानी जो वाटर है इसकी बहुत अच्छी एबिलिटी है कि ये अपना जो है टेम्परेचर को आसानी से चेंज नहीं करता है और हीट को एब्जॉर्ब करता है। इट हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू बफर टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस एंड कूल देम। सो यानी जो वाटर की प्रेजेंस होती है इससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत हद तक अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, हीमोस्टैसिस मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी का वाटर की मदद से। दिस अनयूजुअल थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वाज बिकॉज ऑफ, ये जो वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ, किस वजह से है, ऑप्शन ए extensive hydrogen bonding in water, bent structure of water molecule,
हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो कि 80 है, नन ऑफ दीज, इट्स बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में बनता है इसकी वजह से ये सब प्रॉपर्टीज वाटर की है। Question 22 we have is, in liquid water each water molecule hydrogen bonds with an average of 3.4 other molecules, यानी जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है अदर 3.4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म वेरी क्विकली, यानी क्विकली बनते फिर से टूट जाते हैं। इन दिस फ्लिकरिंग क्लस्टर ऑफ वाटर एवरेज लाइफ ऑफ ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज, यानी ये जो प्रोसेस चलती है बनना और टूटना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रोसेस ये कितनी तेज़ होता है, कितना फास्ट होता है, 1 to 2 seconds, 1 to 20 minutes, 1 to 20 picoseconds, 1 to 5 minutes, ये बनता है, ये प्रोसेस होती है 1 to 2 picoseconds, यानी 10 raised power minus 12 seconds। Question 23, which amongst these biomolecule is the major source of energy to living organisms, यानी सबसे ज़्यादा जो है बेसिक माना जाता है एनर्जी सोर्स वो है कार्बोहाइड्रेट। Question 24, the solution having pH 6.0 will have the number of hydrogen ions equal to the number of hydroxyl ions, नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, इक्वल तो नहीं होंगे, इक्वल तब होंगे जब 7 पे होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस लेस देन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, नहीं हाइड्रोजन आयंस इसमें ज़्यादा होंगे हाइड्रोक्सिल आयन की वजह के कंपैरिजन में, क्योंकि पीएच जो है वो 6 है यानी एसिडिक है। एसिडिक तब होगा जब जो प्रोटॉन होंगे या H पॉजिटिव आयंस है वो ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ये है हमारा आंसर। जब 6 होगा यानी पीएच एसिडिक है तब हमारा जो है हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन 25, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल, हाँ। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल, गलत। इट इज़ लिपिड बाइलेयर विद फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ओनली, नहीं वहाँ पे प्रोटीन भी होता है, ये भी गलत है। इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर विद फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन ओनली, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन ही होता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया। तो बेसिकली इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है पार्ट ए, दैट इज इट्स अ सेलेक्टिवली परमेबल। विच अमंगस द फॉलोइंग हैज़ अ न्यूक्लियस, इनमें से किसको न्यूक्लियस है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है उसमें बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा में, बेसिकली ये तीनों जो है ये प्रोकैरियोट्स है। एमीबा जो है लास्ट वाला डी वाला ये है एक प्रोटिस्टा। तो हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए इसके बारे में, किन में न्यूक्लियस होता है किन में नहीं होता, तो वो ये है कि जो हमारे पास 5 किंगडम्स है उसमें मोनिरा आता है, उसमें प्रोटिस्टा आता है, उसमें फंगई आता है, उसमें प्लांटी आता है और एनिमेलिया आता है। जो प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमेलिया है ये सारे के सारे जो है ये यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें जो है हमारा इनमें न्यूक्लियस होता है। मोनिरा जो है इनमें इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो हमारा अमीबा है वो एक प्रोटिस्टा है, अमीबा इसमें आता है, तो इसमें ये एक यूकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियस होगा। Question 27, an organelle is a subcellular structure that has one or more specific jobs to perform in the cell, I guess, and which among these organelle is also known as pallid particle। किस ऑर्गेनेली को इनमें से पैलेट पार्टिकल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेट्स, राइबोसोम, लाइसोसोम। बेसिकली जो जॉर्ज पैलेट थे तो उन्होंने ही जो है ये नाम दिया था, जॉर्ज पैलेट ने। तो उन्होंने 1953 में माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की थी, जहाँ पे उनने ग्रैनुलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखा था जिसको आजकल राइबोसोम कहते हैं। तो जॉर्ज पैलेट की फाइंडिंग है तब इसको पैलेट पार्टिकल्स कहा गया था, तो राइबोसोम्स का राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 वी हैव इज द लोकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन रीजन सेंट्रोमियर इन द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ सेंटर लीडिंग टू शॉर्ट पी आर्म एंड दैट क्यू आर्म इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, यस इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम बीच में होता है वो। ऑफ सेट फ्रॉम द सेंटर लीडिंग टू शॉर्टर पी आर्म, सो द राइट आंसर इज
पार्ट सी। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जिबरलिन्स। जिबरलिन एक प्लांट फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, इनके बारे में कौन सी बात जो है सही है। जिबरलिन्स इन्फ्लुएंस फ्लोरल डिटर्मिनेशन सही है। जिबरलिन्स कॉज कैन सबस्टिट्यूट फॉर अ रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग इन मैनी प्लांट्स, हाँ जिबरलिन कॉज स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे सही है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 30, ग्रोथ रेगुलेटर्स कंट्रोलिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगे उनको फाइटो हार्मोन्स कहेंगे प्लांट्स में। एंड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइटो हार्मोन, इनमें से कौन सा फाइटो हार्मोन नहीं है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है ये एक प्लांट हार्मोन, जैसे इथाइलिन है वो एक गैशियस हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। सैलिसाइलिक एसिड जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जैसे इट गिव्स रिस्पॉन्स फॉर द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस जो मिलता है उसकी वजह से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है प्लांट हार्मोन नहीं है। पॉलीअमाइन जो है ये मेटाबॉलिज्म में या रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट में या एबायोटिक स्ट्रेस में काम करता है, तो ये एक प्लांट हार्मोन है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।